हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है और फिजिक्स में हमारा सैंपल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था, तो ये उसका पार्ट 6 है। यानी सैंपल पेपर का जो सॉल्यूशन चल रहा था तो उसका ये पार्ट 6 है। अब तक हमने 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। छठा पार्ट हमने जो लाइव करा रहे थे तो उस समय पर मेरी तबीयत खराब हो गई थी परसों, तो और आज भी तबीयत खराब ही है, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा खड़ा हुआ जा रहा है, लेकिन पेट में दर्द फिर भी पता नहीं दर्द नहीं जा रहा है। तो कोई नहीं, अभी फ़िलहाल जितनी थोड़ी सी एनर्जी है उसी से काम चलाते हैं धीरे धीरे करके। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि धीरे धीरे करके हम समझाएंगे, पूरा एकदम अच्छे से समझना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, चलिए। तो 5वें का गैप प्रश्न चल रहा था। 5वें का गैप प्रश्न क्या था? यंग के द्विख रेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र की प्राप्ति करो। ओवरऑल बात यह है कि जो यंग का प्रयोग है उसके आधार से हम फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त करना है, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है हमें। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर का डेरिवेशन में आ जाता है, कभी कभी 5 नंबर के में आ जाता है। ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है, राइट। तो इसको आपको घबराना नहीं है और बहुत ही प्यार से करेंगे और बहुत ही प्यार से समझेंगे और ऐसा समझ जाएंगे कि आप कभी नहीं भूल पाओगे इसे। और ये जो डेरिवेशन है ये बीएससी सेकेंड ईयर में भी आता है और बीटेक में भी आता है, और जो पॉलिटेक्निक करते हैं तो उनके पॉलिटेक्निक में भी आता है। जो आगे साइंस रखना चाहते हैं उनको ये पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ढंग से पढ़ लेना ताकि आपको उस समय तक भी याद रहे, उस समय तक भी आपको कोई परेशानी ना रहे। ओके, चलिए। तो यंग के प्रयोग को पढ़ने से पहले ये मैंने चित्र उसी समय बना दिया था। देखो अभी तक बोर्ड छपा भी नहीं हुआ है, ये उसी दिन का लिखा हुआ है जब मैं लाइव करा रहा था, और यानी 1-2 दिन निकल गए, बिल्कुल कुछ भी नहीं कराया है मैंने, राइट। कराया क्या, मतलब बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं रही कि बोर्ड तक पहुंच पाऊं, लेकिन फिर भी आपके पेपर नज़दीक हैं और तो कराना पड़ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरे अंदर थोड़ी सी भी एनर्जी रहेगी, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ कराता रहूँगा, आपको कुछ ना कुछ पढ़ाता रहूँगा जरूर, राइट। चलिए, तो देखो आपको यंग के ये है आपका यंग का प्रयोग में 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पुराना रिवाइज करा दूं मैं आपको। व्यतिकरण आपने नहीं पढ़ा है तो व्यतिकरण पढ़ लेना, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे ही समझा दूंगा व्यतिकरण का कॉन्सेप्ट क्या रहता है। व्यतिकरण के बाद में आपका कि ये रेखा छिद्र जो होते हैं इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं कैसे निकलती हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था वेव ऑप्टिक्स में, यानी कि किरण प्रकाशिकी में। तो जाकर देख लेना एक बार, और नहीं तो मैं अभी यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा व्यतिकरण का आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। क्या व्यतिकरण का? जब तक व्यतिकरण नहीं पता होगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा आपको। ये पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो व्यतिकरण समझो। व्यतिकरण में क्या होता है? व्यतिकरण की परिभाषा कि जब किसी माध्यम में 2 तरंगें समान आवृत्ति यानी कि समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम और समान दिशा यानी कि एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जब, देखिए व्यतिकरण क्या होता है? जब 2 तरंगें समान आवृत्ति की तथा समान आयाम की एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता तो अधिकतम हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इसी घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। यानी जन पे माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता का अधिकतम होना और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता का न्यूनतम होना, यही घटना क्या कहलाती है? आपका व्यतिकरण कहलाती है। जैसे कि यानी कि भाई हमारे पास में एक तरंग है इस तरीके से, ये एक ही माध्यम में चल रही है, एक दूसरी तरंग है ये, और इस दोनों की दिशा भी समान है, दोनों की आवृत्ति भी समान है और दोनों का आयाम भी समान है। आयाम क्या होता है? आयाम होता है कि ये कितना अधिकतम जा रही है, यानी कि ये चीज ये होता है आयाम, ये कितना अधिकतम है ये, ठीक है। और दूसरी तरंग का भी आयाम इतना ही है, जितना इसका है इतना ही ये है, राइट। ये तो आयाम हो गया। दूसरी बात कि भाई ये आयाम हो गया और
आवृत्ति क्या होती है कि 1 सेकंड में ये कितने चक्र कंप्लीट कर रही है, तो जितनी तरंग ये चक्र कंप्लीट कर रही है उतने ही तरंग यानी ये वाली चक्र कंप्लीट कर रही है, वो होती है आवृत्ति, राइट। और दोनों की दिशा एक ही समान चल रही है। जब ये दोनों एक ही तरफ चलेंगी तो क्या होगा कि कुछ बिंदुओं पर यानी कि ये दोनों एक जगह मिल जाएंगी, तो ऐसा समझिएगा कि ये तरंग इस तरीके से चल रही है और ये भी आपकी इसी तरीके से चल रही है, यानी कि ये भी ऊपर की ओर गया और ये भी दूसरी वाली तरंग का ये भी ऊपर की ओर गया और दूसरी वाले से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। और लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तरंग इस तरीके से जा रही है और ये तरंग इस तरीके से जा रही है, तो यानी कि ये यहाँ पर ये अधिकतम हो गया दोनों का, यहाँ पर ये दोनों का क्या हो गया, न्यूनतम हो गया। इसी तरीके से ये आगे की ओर बढ़ेंगी तो ये अधिकतम और ये न्यूनतम इस तरीके से चलते रहेंगे, अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम इस तरीके से। तो जैसे कि आपका एक तरंग इस तरीके से जा रही है और दूसरी तरंग भी इसी के ऊपर जा रही है तो अधिकतम हो जाएगा। एक तरंग ऐसे जा रही है और दूसरी तरंग आपका सपोज दैट कि ये यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट हुई है ये, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर से इस तरीके से ये न्यूनतम हो जाएगी, राइट। तो ये सारी चीजें हैं कि जहां पर तरंग अधिकतम बनेगी परिणामी तीव्रता, तो वहां पर क्या होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। जहां पर अधिकतम तीव्रता होगी वहां पर समपोषी व्यतिकरण होता है, और जहां पर न्यूनतम तीव्रता होती है यानी परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है वहां पर क्या हो जाता है, विनाशी व्यतिकरण। तो व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक समपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी और समपोषी कौन सा है, जहां पर तीव्रता यानी जहां पर परिणामी तीव्रता, दो तरंगों की परिणामी तीव्रता अध्यारोपण के कारण दो तरंगों की परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाती है, वहां पर समपोषी व्यतिकरण होता है। और जहां पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है वहां पर क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। न्यूनतम अधिकतम समझ में आ गया, यानी जब दो तरंगें चल रही हैं तो भाई समान आवृत्ति की हैं और समान आयाम की हैं और एक ही दिशा में चल रही हैं, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलेंगी, भाई मिलेंगी जरूर इस तरीके से। तो जहां जहां पर तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी वहां पर तो विनाशी व्यतिकरण दिखाई दे रहा है, एक दूसरे का विनाश कर रहे हैं। और जहां जहां पर एक दूसरे समपोषी व्यतिकरण, जहां जहां पर अधिकतम रहेगी वहां पर क्या है, एक दूसरे को संपोष कर रहे हैं, समपोषी व्यतिकरण होगा, राइट। इस तरीके से हो जाता है। तो ये तो अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता इस तरीके से बनती हैं। तो अब इसके ही कारण देखिएगा, अब एक ये जो व्यतिकरण है, एक बार इसका चित्र देख लीजिए, आप चित्र के द्वारा समझ जाएंगे इस तरीके से। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब ये वास्तव में होता कैसे है वो भी समझो जरा। ये तीव्रता का ये कैसे होता है देखिएगा। यंग ने अपना जो प्रयोग किया था वो इस तरीके से किया था कि एक यानी कि एक छिद्र था एस, कोई एक रेखा छिद्र था, ये है आपका रेखा छिद्र, राइट। अब इस रेखा छिद्र पर एक वर्णी प्रकाश डाला। कौन सा प्रकाश डाला, एक वर्णी प्रकाश। इस रेखा छिद्र पर एक वर्णी प्रकाश डाला तो ये जो रेखा छिद्र है एक स्रोत की भांति व्यवहार करने लगा। किसके भांति, एक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करने लगा। मान लीजिए एक छिद्र है, कोई छिद्र है, छिद्र के पास में एक बल्ब रख दूं तो और इस दीवार है और इस दीवार के पीछे एक छिद्र कर दूं और वहां पे मैं एक बल्ब रख दूं और दूर से देखूं तो मुझे क्या लगेगा कि वो बल्ब का जो बल्ब नहीं दिखाई देगा, मुझे वो छिद्र दिखाई देगा और छिद्र से क्या दिखाई देगा, प्रकाश आता हुआ दिखाई देगा, प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देगा। तो मतलब क्या कहेंगे हम, हमें को लगेगा कि ये जो रेखा छिद्र है यानी कि ये जो छिद्र है एक प्रकाश स्रोत है। हम दूर से ये देख पाएंगे कि ऐसा लगेगा, हमको ऐसा महसूस होगा कि प्रकाश इस छिद्र से ही आ रहा है। तो हम कहेंगे कि भैया वहां पर एक बल्ब रखा है या वहां पर एक स्रोत है यानी प्रकाश स्रोत है, राइट। तो वही चीज होती है जब हम किसी एक रेखा छिद्र पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत रख देते हैं तो ये जो रेखा छिद्र है ये एक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। और जब कोई रेखा छिद्र प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है, रेखा छिद्र कैसा होगा, गोल होगा। तो इससे क्या होगी कि गोलीय यानी कि ये जो क्या निकलती हैं, गोलीय तरंगाग्र निकलने लगता है। इससे क्या निकलता है, गोलीय तरंगाग्र निकलता है। फिर इससे आगे हम क्या करते हैं, इससे आगे हमने फिर एक दो स्लिटें रख दी यानी कि दो समांतर व एक बहुत ही
संकीर्ण सिलेटें हैं, यानी संकीर्ण का मतलब बहुत ही पतली और महीन दो रेखा छिद्र और रख दिए हमने। तो जब ये प्रकाश किरण यानी कि जब ये प्रकाश स्रोत से जो तरंगाग्र निकल रहा है ये आगे की ओर बढ़ेगा इस तरीके से, और जैसे ये यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर भी इसको दो स्रोत यानी कि दो मिल रहे हैं रेखा छिद्र, S1 व S2 मिल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों S1 व S2 भी एक प्रकाश नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, यहां पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत जब हमने एस रेखा छिद्र पर डाला तो यहां से एस रेखा छिद्र एक स्रोत की भांति व्यवहार करने लगा और इससे तरंगे निकलने लगी। ये तरंगे आगे पहुंची और यहां पर हमने देखा कि आगे भी एक स्लिट रखी हुई है जिसमें दो छिद्र हैं S1 व S2, यानी दो स्लिटें S1 व S2, यानी एक दीवार मान लीजिए या एक कोई भी एक ऐसा अवरोध है जिसमें दो छिद्र लगे हुए हैं, दो रेखा छिद्र हैं, तो दो स्लिटें बोल दो, दो रेखा छिद्र बोल दीजिए वो। तो जैसे ही प्रकाश किरण यहां पर पहुंचेंगे तो यहां से भी आपके क्या होंगे, वो स्रोत से वो निकलेंगे, यानी कि गोलीय तरंगाग्र निकलने लगेंगे। तो यहां से गोलीय तरंगाग्र निकलेंगे और ये, अब जब इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो प्रकाश था यही प्रकाश यहां पर दो भागों में बट रहा है, मतलब इस इन दोनों छिद्रों से निकलने वाले प्रकाश की आवृत्ति, आयाम और दिशा तीनों कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। समान क्यों रहेंगे, क्योंकि ये एक ही स्रोत से निकलने वाला प्रकाश है, तो इस स्रोत की जितनी आवृत्ति होगी इन दोनों की भी उतनी ही आवृत्ति होगी, इसका आयाम जितना होगा इन दोनों का भी आयाम उतना ही होगा, इसकी दिशा जिधर होगी उसकी दोनों की दिशा भी उधर ही होगी। तो मतलब व्यतिकरण की तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है। व्यतिकरण में भी तो यही था कि जब दो तरंगें समान आवृत्ति, समान आयाम और एक ही दिशा में चलती हैं तो अध्यारोपण के कारण कहीं पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है तो कहीं पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इसी घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर हो गया कि ये S1 और S2 दो स्रोत हैं और इनसे यहां से निकलेगा जो प्रकाश, हमने माना था एक वर्णी प्रकाश अलग रखा था, वहां से एक छिद्र रेखा छिद्र S से गुजारा तो रेखा छिद्र स्रोत की भांति व्यवहार करने लगा। इसके सामने दो छिद्र और रख दिए तो वो दोनों छिद्र भी स्रोत की भांति व्यवहार करने लगे, राइट। और यहां से जब प्रकाश किरण निकलने लगी तो वो अध्यारोपण के कारण, क्योंकि दोनों छिद्रों से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता भी, आवृत्ति भी समान है, आयाम भी समान है और दिशा भी समान है, तो इनके कारण अध्यारोपण के कारण यहां पर क्या हो जाता है, व्यतिकरण होने लगता है। और व्यतिकरण से संपोषी और विनाशी व्यतिकरण हो जाता है और संपोषी और विनाशी व्यतिकरण से ही क्या बनती हैं, फ्रिंजें बनने लगती हैं। क्या बनने लगती हैं, फ्रिंजें। तो ये था यंग का प्रयोग। यंग के प्रयोग ने यही बताया था कि जब व्यतिकरण होता है तो वहां पर संपोषी व्यतिकरण पर दीप्त फ्रिंज बनती है और विनाशी व्यतिकरण में अदीप्त फ्रिंज बनती है। यानी कि यंग ने क्या बताया था कि संपोषी व्यतिकरण में तो बनेगी दीप्त फ्रिंज और विनाशी व्यतिकरण में बनेगी अदीप्त फ्रिंज। ये उन्होंने बताया था अपने प्रयोग में और हमें उसी प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए हमें यह बताना है कि भैया फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। इस डेरिवेशन में हमें यह चीज निकालनी है। ओके, तो देखिएगा अब ये दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज कैसी रहती है, देखो ये दिखाई दे रहा होगा आपको साइड में। देखो पहले तो सुनो, पहले ये चीज समझो। ये हमारे पास एक स्रोत है, यानी कि स्रोत का मतलब क्या है कि एक वर्णी प्रकाश स्रोत तो यहां पर रहेगा और ये एक छिद्र है S, तो इससे जो निकलने वाला ये लाइक प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करेगा जैसे हमने यहां बताया था। तो ये प्रकाश स्रोत, इसके सामने दो स्लेटें S1 व S2 दो समांतर व संकीर्ण स्लेटें हैं, राइट। जो प्रकाश और इसके सामने D दूरी पर, यानी कि यहां से D दूरी पर एक पर्दा है। ये क्या है आपका, पर्दा है। और इस पर्दे पर क्या होता है, जब हम S से प्रकाश स्रोत से प्रकाश डालते हैं तो ये S1 व S2 से होकर निकलता है और यहां पर जैसे ही S1 व S2 से होकर गुजरेगा तो समान, यानी कि जो प्रकाश की आवृत्ति समान
आयाम समान और दिशा समान। इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर व्यतिकरण होगा। व्यतिकरण के कारण यहाँ पर संपोषी और विनाशी व्यतिकरण होगा, जिससे यहाँ पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं, तो जो पर्दे पर हमको चमकती हैं, पर्दे पर दिखाई देती हैं। इस तरीके से दिखाई देंगे। एक जगह ये लाल सा हो रहा है, ये डार्क फ्रिंज है, और जो सफेद सा ये ब्राइट, यानी कि आपका दीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, इस तरीके से एक क्रम में बनी होती हैं, राइट। इस तरीके से दिखाई देती हैं। एक चित्र देखो जरा, ये है आपका दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, दिखाई दे रहा है ना। डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इस तरीके से। तो ये यही है, राइट। चलिएगा अब आते हैं अपने इस पर। अब इसकी थ्योरी क्या रहेगी। थ्योरी, जब एकवर्णी प्रकाश स्रोत को एक रेखा छिद्र S पर डाला जाता है तो S एक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। S से निकलने वाली प्रकाश किरण, माना हमारे पास S से आगे दो रेखा छिद्र S1 व S2 हैं। जब प्रकाश S1 से होकर गुजर कर S1 व S2 पर पहुंचता है तो S1 और S2 भी प्रकाश स्रोत, नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करने लगते हैं और इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। द्वितीय तरंगिकाएं क्यों? क्योंकि ये द्वितीय स्रोत होते हैं, इसलिए इनसे क्या होती है, ये प्राथमिक स्रोत, यहाँ पर द्वितीय स्रोत है दूसरे नंबर के, तो यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। ये द्वितीयक तरंगिकाएं, इन तरंगिकाओं की आवृत्ति, आयाम और दिशा समान होने के कारण ये एक दूसरे के साथ अध्यारोपित होती हैं, जिससे संपोषी और विनाशी व्यतिकरण होता है और दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें बनने लगती हैं, जो कि पर्दे XY पर दिखाई देती हैं। बस ये है आपका पूरी थ्योरी, राइट। समझ में आ गया थ्योरी। तो थ्योरी को एक बार मैं लिख दूं, चलिएगा थ्योरी को मैं लिख दे रहा हूं, आपको एक साथ दिखाई दे जाएगा। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं थ्योरी को। देखिएगा, जैसे जैसे मैंने थ्योरी बोली थी वही थ्योरी मैंने बोर्ड पर लिख दी है, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बार और समझा देता हूं आपको। ऐसे एक हमारे पास रेखा छिद्र था जिसको हमने एकवर्णी प्रकाश स्रोत से प्रकाशित किया था, क्योंकि यहां पर प्रकाश स्रोत रखा था, यानी एकवर्णी प्रकाश दिया था इसको, तो ये प्रकाशित हो गया, यानी इससे प्रकाश निकलने लगा था। तो वही चीज कि S एक रेखा छिद्र है जिसे एकवर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया गया है। इस वाले स्रोत को एकवर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया गया है। इस रेखा छिद्र से आगे दो रेखा छिद्र S1 व S2 हैं, जो कि एक दूसरे के बहुत पास हैं, अत्यंत पास हैं, और S से समांतर व बिल्कुल समान दूरी पर हैं। तो इस रेखा छिद्र S से आगे दो रेखा छिद्र S1 व S2 हैं। ये लिखना चाहो तो यहां पे लिख देना, इस रेखा छिद्र S से, इस रेखा छिद्र S से आगे दो रेखा छिद्र S1 व S2 हैं, जो एक दूसरे के अत्यंत पास हैं, S के समांतर व समान दूरी पर स्थित हैं। और लगा दो, तथा लिख रही है, तथा ये एक दूसरे के पास हैं तथा S के समांतर व समान दूरी पर स्थित हैं। S कैसे हैं? समांतर हैं, बिल्कुल इसी के जैसे ये है उसी तरीके से हैं समांतर। और कैसे हैं? S से दोनों के दोनों कैसे हैं? समान दूरी पर, बिल्कुल पास हैं। ठीक है, समान, बिल्कुल जितनी दूरी यहां से यहां तक की उतनी ही दूरी ये है, दोनों बिल्कुल एकदम निकट और इन दोनों के बिल्कुल बराबर दूरी पर हैं, राइट। और जब S से चलने वाली प्रकाश किरणें S1 व S2 पर समान कला में पहुंचती हैं, समान कला में क्यों पहुंचेंगी भाई? इससे चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं इसके समांतर, यानी ये बराबर दूरी पर हैं, और ये इससे जो प्रकाश किरण निकलेगी भैया उनकी दूरी बराबर रहेगी, उनकी आवृत्ति बराबर रहेगी, उनकी चाल बराबर रहेगी, उनका आयाम बराबर रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि मैं कह रहा हूं कि भैया एक गाड़ी यहां पर खड़ी है और एक यहां पर दो बिंदु हैं और यहां से दो तरंगें निकल रही हैं। समझिए एक प्रकाश स्रोत है, इससे दो तरंगें निकल रही हैं और दोनों की आवृत्ति बराबर, दोनों की चाल बराबर, दोनों का आयाम बराबर, दोनों की दिशा बराबर। तो सिंपल सी बात है, जितना समय ये लेगी यहां तक जाने में उतना ही समय ये लेगी और दोनों को दोनों बराबर समय में पहुंचेंगी, एक साथ ही पहुंचेंगी, क्योंकि इससे ही तो निकल रही है ये। तो वही काम ये है कि यहां से जो तरंगें निकलेंगी तो एक समान समय पर पहुंचेंगी, यानी समान कला में पहुंचेंगी, वहां पर समान कला में पहुंचेंगी। तो
S1 से चलने वाली प्रकाश किरण S1 व S2 पर समान कला में पहुंचती हैं, तो S1 और S2 प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। सिंपल सी बात है, यहां पर जो तरंगे पहुंचेंगी और S1 व S2 फिर प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे, क्योंकि ये भी तो रेखा छिद्र है। बताया था अभी अभी हमने कि ये इस पर से जो प्रकाश निकलता है तो ये प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। आगे दो छिद्र मिलेंगे तो ये भी तो प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो S1 व S2 भी प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं और इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, इनसे भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। जैसे इससे निकल रही हैं द्वितीयक तरंगिकाएं, ऐसे इससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, जो परस्पर अध्यारोपण करती हैं और अध्यारोपण करती हुई पर्दे XY पर्दे पर दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें बनाती हैं। ये बन गई फ्रिंजें, दीप्त यानी कि अदीप्त, दीप्त, अदीप्त, दीप्त, इस तरीके से ये फ्रिंजें बनाती हैं। तो ये थ्योरी है। थ्योरी होगी क्लियर? तो मतलब क्या है, एक बार और मैं थ्योरी आपको समझा दे रहा हूं। एस एक रेखा छिद्र है जिसको एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रकाशित किया गया है। इस स्रोत S से या इस रेखा छिद्र S के आगे दो रेखा छिद्र S1 व S2 हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल पास रखे हैं, और S1 व S2 रेखा छिद्र S से समान दूरी पर हैं। समझ भाई, इससे समान दूरी पर हैं। जब S से चलने वाली प्रकाश किरणें या S से निकलने वाली प्रकाश किरणें या S से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं S1 व S2 पर पहुंचती हैं तो S1 व S2 भी प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करने लगते हैं, और इनसे से जो निकलने वाली प्रकाश किरणें S1 व S2 पर पहुंचती हैं तो S1 व S2 भी नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, और इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो अध्यारोपण करती हुई पर्दे पर दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें बनाती हैं। ये थ्योरी है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। मैं अब क्या कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है? चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब देखो जरा समझते हैं आगे की बात। बायोलॉजी वाले विशेष तौर पर ध्यान देना, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट लगेगा बायोलॉजी का, जो मैथ वाले स्टूडेंट ज़्यादातर समझ जाएंगे तो बायोलॉजी वाले भी समझ जाएंगे। थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा बायोलॉजी वालों को, राइट? देखिएगा क्या है कि भाई ये जो S1 है, S1 के सामने मैंने M1 मान लिया, ये O है, O के सामने M मान लिया, और S2 के सामने M2 मान लिया, और यहाँ से जो पर्दे की जो दूरी है वो D है, कैपिटल D। ओके, चलिएगा। और यहाँ से ये इसके जो मध्य बिंदु S1 व S2 का मध्य बिंदु O है, और O के समांतर एक बिंदु क्या है, M है, और M से कुछ दूरी पर, यानी एक सूक्ष्म दूरी पर एक बिंदु P है। यहां पर हम पहले मानेंगे दीप्त फ्रिंज। पहले तो यहां पर निकालेंगे यहां पर कौन सी फ्रिंज बनेगी, दीप्त बनेगी या अदीप्त बनेगी। अब हमें नहीं पता कि भाई कौन सी बनेगी, इसीलिए हम यहां पर कोई भी एक फ्रिंज मानकर चलेंगे, अपनी ओर से मानेंगे। यदि यहां से याद रखना इसके लिए कॉन्सेप्ट, यदि आप यहां पर दीप्त फ्रिंज मानोगे, कैसी दीप्त मानोगे, तो यहां पर लेना पड़ेगा n लैम्डा, और यदि यहां पर अदीप्त फ्रिंज मानोगे तो लेना पड़ेगा 2n माइनस m लैम्डा। कितना लेना पड़ेगा? 2n माइनस लैम्डा, 2n माइनस 1 लैम्डा, और यहां पे दीप्त के लिए n लैम्डा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा दीप्त फ्रिंज बनती है संपोषी व्यतिकरण के लिए, जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है, तो अधिकतम तीव्रता के लिए हम लेते हैं 0, ठीक है, 0 लैम्डा और 2 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ऐसे करके आगे की ओर बढ़ता जाता है। और न्यूनतम, ये जो अदीप्त फ्रिंज होती है वो न्यूनतम लैम्डा के लिए बनती है। न्यूनतम लैम्डा के लिए क्या होता है? 0 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है, इस तरीके से होता है। 5 लैम्डा बाई 2, इस तरीके से, राइट? तो 5 लैम्डा बाई 2, और सॉरी यहाँ पर क्या होता है? लैम्डा, 2 लैम्डा, 4 लैम्डा, इस तरीके से आगे की ओर ये बढ़ते जाते हैं, राइट? तो ये चीजें रहती हैं आपकी। क्लियर है बात? नहीं क्लियर है तो ये बाकी आगे समझ में आएगा। ये थ्योरी वाले चैप्टर में कि आखिर क्यों होता है, तो हमारी पुरानी वीडियो देख लेना, उसमें सारा कुछ समझाया कि वृत्तीकरण में दीप्त के लिए यही क्यों लेते हैं और अदीप्त के लिए क्यों लेते हैं। और वैसे मैं तुम्हें तो मोटा मोटी बता दूं कि दीप्त अदीप्त क्या होते हैं, जैसे कि एक दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, इस तरीके से लगे होते हैं। यदि मैं पहली दीप्त लूंगा तो यहां पर भी हमारी पहली ही अदीप्त बननी चाहिए। यहां पर 1 लूंगा तो यहां पर 1 लूंगा, 1 1 1,
वन 2 हो जाएगा, 2 1 2 में से एक गया तो एक तो पहली अदीप्त आ जाएगी और यहाँ पे 1 रखेंगे तो पहली, इस तरीके से। तो आपको ज़्यादा दिमाग में मत रखना है याद, सबको मारा गोली। आपको क्या याद रखना है, सिंपल सा बस एक बात रखनी है चुटकियों में याद, कि दीप्त के लिए n लैम्डा लेना है और अदीप्त के लिए 2n-1 लैम्डा लेना है। ये कब लेना है ये अभी हम बताते हैं आपको, देखिएगा। अब पहले तो थोड़ा सा इसको समझो कि भाई हमने क्या किया, हम यहां से S1 से, इसके भी 2 तरीके हैं यहां पर करने के, इस डेरिवेशन को करने के भी 2 तरीके हैं। यहां पर पहले समझेंगे, देखिएगा। मैं यहां पर क्या मान ले रहा हूं, यहां से एक लंब डाल ले रहा हूं, इस तरीके से 90 डिग्री का लंब डाल लिया और इसको मैं n बिंदु मान ले रहा हूं। और यहां से ये जो लंब है तो आपको पता है, सिंपल सी बात है, ये 90 डिग्री का होगा और बस इतना ही काफी है, राइट। और मैं मान के चल रहा हूं कि ये वाला जो कोण है ये थीटा है, राइट, ये थीटा है। अब ध्यान से समझना जरा, क्या यदि ये थीटा है और मैंने क्या माना था कि ये जो दोनों है S1 व S2 अत्यंत पास हैं, अत्यंत पास हैं, और जब ये पास हैं यानी कि वे बिल्कुल इस ऐसे होंगे, एंगस्ट्रॉम की दूरी में बिल्कुल बहुत ही पास होंगे, राइट, बहुत ही छोटे छोटे पास दूरी पर। और ये जो दूरी है, सपोज दैट कि ये दोनों बिंदु यहाँ पर हैं, और ये जो दूरी है D वाली, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ ये दोनों बिंदु यहाँ पर हैं S1 व S2, और एक ये जो दूरी है यहाँ पर है, काफी दूर पर है, और यहाँ से ऐसा करके एक बिंदु P है। तो यहाँ से जो बिंदु आएगा और इस तरीके से आएगा, तो ये जो दोनों बिंदु है ना, लगभग अभी तो तुमको ऐसा लग रहा है ये कि इस तरीके से ऐसे, और ये ऐसे बिल्कुल, ठीक है ना, इस तरीके से आएंगे दोनों बिंदु बिल्कुल पास, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये दोनों बिंदु इस दूरी के साथ, ये तो यहाँ पर है, ये काफी दूर जाकर रखेंगे, तो दूर से देखने वाले व्यक्ति को ये दोनों बिंदु अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, बल्कि कैसे दिखाई देंगे कि एक बिंदु दिखाई देगा बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि आप ऐसा समझो कि हमारे पास में जो बल्ब होता है, एलईडी जो बल्ब होता है, और उसमें कैसे होते हैं, एलईडी बल्ब जो जल रहा होता है, अपने घर में देखोगे तो एक बल्ब दिखाई देता है, लेकिन जब हम उसको तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद अंदर जाकर देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं। तो हमको क्या होता है कि हमको वो अलग अलग बल्ब नहीं दिखाई देते हैं। अब हमारे पास एलईडी है, मैं आपको बता दूं कि जो एलईडी बल्ब होता है, यहाँ पे दिखाई नहीं है मेरे पास, सभी जले हुए लगे हुए हैं। तो नॉर्मली मैं आपको समझाऊं, आपके घरों में जो एलईडी बल्ब लग रहा है, तो एलईडी बल्ब कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि वो एक ही बल्ब है, एक प्रकाश स्रोत है, लेकिन वास्तव में उसको जब खोलकर देखोगे तो उसके अंदर भी छोटे छोटे काफी सारे बल्ब लगे होते हैं। ऐसे करके उसकी एक प्लेट होती है गोल सी, उसमें काफी सारे बल्ब लगे होते हैं, तो वो नहीं दिखाई देते क्योंकि वो सूक्ष्म दूरी पर रखे हुए। वही कंडीशन यहाँ पर, जब ये S1 व S2 दो प्रकाश स्रोत हैं, इनसे प्रकाश निकल रहा है, तो हम दूर से देखेंगे तो हमको ये कैसा महसूस होगा कि ये दोनों बिल्कुल एक ही प्रकाश स्रोत है, यानी कि एक ये बहुत पास में है, वो दूरी बहुत ज्यादा है, तो दूरी से देखेंगे तो ये दोनों कैसे लगेंगे, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल पास, अलग अलग नहीं, बिल्कुल बोले कि ये तो एक ही चीज है, ऐसे दिखाई देंगे। तो मतलब क्या है कि ये बहुत सूक्ष्म होने के कारण जितना ये थीटा यहाँ पर बनेगा उतना ही थीटा यहाँ पर बनेगा और उतना ही थीटा ये बनेगा। ओके, तो इसलिए हमारे जो ये तीनों इस तरीके से जा रहे हैं ना, ये S1 है, यहाँ पर S2 है, और इस तरीके से ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे ये O है, ऐसे O से निकल रहा है, और ये इस तरीके से। तो ये वाला कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा, उतना ही ये कोण होगा, क्योंकि ये बराबर है, राइट। चलिएगा, और एक और कंडीशन मैं आपको समझाता हूँ। ये तो समझ में आ गया कि ये पास पास हैं, तो जितना कोण ये रहेगा उतना ही कोण यहाँ का रहेगा, उतना ही यहाँ का रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात देखिएगा, जब कभी भी याद रखना, आप लोग ये चीज तो जानते हो कि एक त्रिभुज जो होती है, यदि एक त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण है, राइट, और यदि मैं इसको 30 कह दे रहा हूं तो ये कितना होगा, 60 होगा। और ये यदि 90 डिग्री का है और यदि मैं इसको 50 कह दे रहा हूं तो ये कितना होगा, 40 होगा। क्यों होगा 40? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, ये आप जानते हो। ओके, चलिएगा, अब देखो जरा ध्यान से, मैं S1 S2N मैं बात कर रहा हूं, तो आपको दिखाई दे रहा है जो S1N S2, ये तो 90 डिग्री का है। यहां पर देखिएगा इस तरीके से ये त्रिभुज बना हुआ है, राइट, ये ऐसे, ठीक है, और ये इस तरीके से जा रहा है और ये ऐसे सीधा निकल रहा है यहाँ पर ऐसे, ये वाला। तो ये S1 है,
ये S2 है और यहाँ पर N है, ये वाला ऐसे सीधा, ये ऐसे सीधा जा रहा है लाइन, ये चीज़, और यहाँ पर ये कितना है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री बन रहा है। ओके, ध्यान से समझना 90 डिग्री, राइट। देखो जरा यहाँ से, जब ये 90 डिग्री होता है, यदि ये 50 है तो ये कितना बचा 90 माइनस 50, इसका नाम क्या है 90 माइनस 50। ओके, या मैं आपको इसको लिख सकता हूं कि ये कितना है, यदि ये आपका 50 है तो मैं इसको कितना लिख सकता हूं, ये 40 है, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूं, इस 50 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 40। कितना लिख सकता हूं, क्योंकि ये ऊपर वाला 40 है तो 90 माइनस 40। यदि ये 60 है तो मैं इसको कितना लिख सकता हूं, इस 30 को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 60। यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण में से ये वाला घटा देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा, इस वाले कोण में से ये वाला कोण घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 90 माइनस 60। ओके, यदि एक त्रिभुज में इस तरीके से लिखा हुआ है कि भैया ये 90 अंश है और ये लिखा हुआ है 90 माइनस 20 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, ये वाला कोण है 90 माइनस 20, तो बायोलॉजी वाले समझ रहे होंगे यदि ये 90 माइनस 20 है तो ये वाला कितना होगा कोण, ये वाला 20 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये 90 माइनस 20 है तो ये वाला 20 ही होगा। क्यों, ये 90 माइनस 20 का मतलब कितना हो गया 70 और 20 90 और 90 और 90 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यदि ये 90 माइनस 60 है और दूसरा कोण 90 है तो तीसरा कोण 60 ही होगा, 90 माइनस 60। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 90 माइनस 60। यदि 90 माइनस 40 है और ये 90 है तो ये वाला भी 40 होगा। ये 90 माइनस कितना है 90 माइनस 20, तो ये वाला भी 20 होगा। तो मैं यहाँ पर ये 90 है और आप जानते हो यदि ये थीटा है, और आप एक चीज और जानते हो कि यदि एक कोण पर कितना होता है, जैसे कि ये देखिएगा, ये इधर की साइड में 90 अंश होगा, ये वाला भी 90 अंश होगा। जैसे कोई भी रेखा होती है तो देखिए, तो ये इस पर एक इस तरीके से कॉन्सेप्ट बना हुआ है, देखो जरा ध्यान से, कि यहाँ पर ये S2 है, S2 से सीधी रेखा गई है M2, तो यहाँ पर ये नीचे वाला जो कोण है ये इस तरीके से ये 90 अंश होगा, और ये ऊपर वाला यानी कि देखिएगा ऐसे लिखा हुआ है S2 और यहाँ से इस तरीके से रेखा गई है ये M2 पर, तो यहाँ पर नीचे वाला जो कोण है ये 90 अंश होगा, राइट, और इसके ऊपर वाला ये 90 डिग्री होगा, राइट। अब 90 डिग्री को भी मैं दो भागों में तोड़ दे रहा हूँ इस तरीके से कि भैया ये वाला जो कोण है ये थीटा है, तो ऊपर वाला कोण कितना बचेगा, ये वाला बचेगा 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये टोटली यहां से यहां तक का कितना होता है 90 अंश होता है नहीं होता। देखो आपको इस तरीके से समझो, ऐसे और ऐसे में लिख दूं तो भैया ये 90 अंश होगा, ठीक है। अब 90 अंश तो होगा, अब मैं इसको ऐसे भागों में तोड़ दे रहा हूं, इस 90 को एक कोण बना दे रहा हूं ये थीटा, तो इसके अंदर वाला कितना बचेगा, ये वाला अंदर वाला, भैया टोटल 90 है, नीचे वाला थीटा बन गया तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। तो इसीलिए ये वाला जो कोण है ये यहाँ पर जो बन रहा है ये बनेगा 90 माइनस थीटा, और मैंने अभी अभी बताया था ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कोण कितना बनेगा थीटा, बताया नहीं था, क्योंकि इन तीनों को जोड़ लो, देखो थीटा जोड़ लो प्लस 90 जोड़ लो प्लस 90 माइनस थीटा, इन तीनों को जोड़ लो तो 180 अंश ही बैठेगा, देख लो, नहीं तो देखो थीटा से ये थीटा कट गया, 90 प्लस 90 बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ओवरऑल बात कही जाए तो मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूं इसमें इतनी देर से कि भैया ये वाला जो कोण होगा ना, ये वाला कोण थीटा होगा, ये वाला कोण कितना होगा थीटा, राइट। बस ये चीज समझाना चाह रहा हूं 3 देर से मैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने आगे के कॉन्सेप्ट पर। आगे कॉन्सेप्ट ये है कि मैं एक सिंपल सा लेकर चल रहा हूं, सिंपल सा ये कि आपको त्रिभुज देखिएगा। अब पहली बात तो ये चीज समझो, यहां से ये लंब डाल दिया हमने, तो S1P और NP ये दोनों दूरी बराबर होंगी, देखिएगा यहां से ये दूरी बराबर होगी और ये दूरी बराबर होगी, राइट। बस इससे यानी S1 से जो किरण यहां पर पहुंचेगी और S1 से जो किरण पहुंचेगी तो उसमें और इसमें कितना अंतर आ रहा है, केवल ये वाला अंतर आ रहा है। यदि हमको इसी की मालूम पड़ जाए, ध्यान समझना जरा, कि भाई मैं S1 से P तक जाऊं और N से P तक जाऊं तो ये दोनों दूरी तो बराबर आएंगी, क्योंकि यहां से ही लंब डाला है, तो ये वाली दूरी एक्स्ट्रा आ रही है आपकी S2N।
तो यही इन दोनों का पथांतर है, यही इन दोनों का क्या है, पथांतर, यानी पथों में अंतर। जो S1 से किरण निकलेगी उसका पथ कितना है, S1p, और जो S2 से जो किरण निकलेगी, प्रकाश किरण द्वितीयक तरंगिका निकलेगी, वो यहां पर पहुंचेगी तो उसका पथ कितना है, S2p। तो दोनों में अंतर कितने का है, अंतर तो सिर्फ इतने का है ना, S2n। तो बस यही चीज पता चल जाए कि ये वाली यदि दीप्त फ्रिंज है तो फिर इससे आगे अदीप्त, दीप्त, अदीप्त, अदीप्त, बाकी तो सब समान रहेगा। यदि ये वाली आपका अदीप्त है तो इससे आगे की क्या बनेगी, दीप्त बनेगी, तो ये भी दीप्त बनेगी, ये भी दीप्त, ऐसे करके आगे तक पहुंच जाएगी। तो ओवरऑल बात ये है कि आपका यही इसी चीज की पता कर लो कि ये दीप्त है या अदीप्त है। तो इसी को हम क्या करेंगे, हमने क्या बताई थी, यदि मैं इसको दीप्त मानूं तो n लैम्डा रखूंगा इसको, और यदि मैं इसको अदीप्त मानूंगा तो कितना रखूंगा, 2n - 1 लैम्डा रखूंगा। ओके, चलिए तो फिर हम इसी चीज को पहले निकाल ले रहे हैं। S2n फाइंड करना है हमको। S2n कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास में काफी सारी चीजें हैं, देखिएगा। अब बायोलॉजी वाले थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अब डेरिवेशन की ओर आते हैं, और डेरिवेशन पे हम आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि ये वाला कोण थीटा है, और ये वाला कोण यदि थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। ओके, तो मैंने आपको ये भी चीज बता रखी थी भाई कि यदि ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा, ये वाला कोण भी थीटा होगा, और ये वाला कोण भी हम थीटा ही मानेंगे, राइट। यानी ये जो आपका इस तरीके से आपका ये है कि यहाँ पर ये O है और यहाँ पर S1 है, ये यहाँ पर S2 है, इस तरीके से जा रहा है। ये वाला कोण थीटा है तो ये इस तरीके से जाएगा, तो ये वाला कोण भी थीटा मान लेंगे और ये वाला कोण भी थीटा मान लेंगे, तीनों कोण थीटा होंगे। ओके, ये चीज समझ में आती है, चलिएगा। यदि ये चीज समझ में आ रही है तो आगे तो बिल्कुल इजी है। अब हम लेंगे समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में आपका यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण यदि बराबर आ जाते हैं तो क्या होगा, किन्हीं दो त्रिभुजों में यदि दो कोण बराबर आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं, त्रिभुज समरूप कहलाती हैं। समरूप का मतलब वो रूप में समान होती हैं, उनका मेजरमेंट यदि करेंगे तो उनका रूप समान आएगा। जैसे कि मेरे पास एक त्रिभुज ये है, इसका कोण 30 अंश और यहाँ पर ये 90 डिग्री। एक त्रिभुज ये है, इसका कोण 90 डिग्री है और ये 30 अंश है। तो आपका बेशक ये अलग अलग दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैथमेटिकली ये दोनों त्रिभुज कैसी होंगी, बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि यदि इसका कोण यदि 30 है, ये 90 है, इसमें ये 90 है, ये 30 है तो इसमें ये 30 है, तो यहाँ पर ये 60 अंश होगा ही होगा, इसमें ये 60 अंश होगा। तो लो इसमें तीनों कोण बराबर आ गए तो वैसे ही अपने आप में बराबर होगी। तो ये देखने में अजीब लग रही है, देखने में अलग अलग लग रही है, लेकिन यदि इनकी मैथमेटिकली प्रॉपर्टीज हम फाइंड करेंगे तो इनकी जो ये प्रॉपर्टी रखेगा त्रिभुज, वही प्रॉपर्टी ये रखेगा। इसीलिए हम बोलेंगे कि ये समरूप है, रूप में समान, राइट। दो ऐसे समझ लीजिए, दो बालक होते हैं, एक आदमी है और इसके ये छोटे छोटे दो बालक हैं, ठीक है, और चाहे ये अलग अलग हैं, लड़का लड़की है, लेकिन इनका जब DNA टेस्ट किया जाएगा दोनों की प्रॉपर्टी बराबर आएंगी, राइट। तो वो चीज होती है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में जब इनकी प्रॉपर्टीज हम फाइंड करेंगे तो वो समान आएंगी, तो ये समरूप कहलाएंगे, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर दो त्रिभुज लूंगा। कौन कौन से त्रिभुज ले रहा हूं, S1 S2n तथा ये वाला OMP त्रिभुज OMP समरूप है। कौन कौन से त्रिभुज समरूप है भाई, समझ में आ रही है बात, ये वाला तथा त्रिभुज OMP और ये त्रिभुज S1 S2n और OMP। क्यों, क्योंकि देखिएगा S1 S2 में ये 90 डिग्री है, OM में ये वाला 90 डिग्री है, राइट। और इसमें ये थीटा है, इसमें
ये वाला कोण थीटा है। तो यानी दो कोण बराबर हो गए, तीसरा अपने आप में बराबर होगा, हमें तीसरे से मतलब नहीं है, दो कोण बराबर हो जाते हैं वही समरूप हो जाता है, इतना याद रखिए। समरूप का कॉन्सेप्ट रहता है, समरूप के लिए याद रखना, जिस दो त्रिभुज समरूप होंगी तो उनका ये रहता है कि भैया आधार बट्टे आधार बराबर लंब बट्टे लंब बराबर कर्ण बट्टे कर्ण। ये होता है कॉन्सेप्ट। यानी कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो दोनों त्रिभुजों का आधार बट्टे आधार कर लो, कर्ण बट्टे लंब कर लो और कर्ण बट्टे कर्ण कर लो, तो उनका मान कैसा आता है, बराबर आता है। तो वही काम यहां पर करेंगे। S1 S2 का हमें आधार की जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि हमारा ये लंब, क्योंकि इसमें ये वाला लंब है, इसमें ये लंब है, लंब से ही काम हो जाएगा, लंब और कर्ण से। तो हमें लंब और कर्ण ले लीजिए। देखिएगा कैसे कि हमें ये वाली भुजा चाहिए ना, तो ये वाली भुजा यहां पर S1 देखो इस तरीके से है, ये वाला यहाँ पर क्या है, इस तरीके से है, ये ऐसे। तो यहाँ पर ये 90 अंश है, तो ये यहाँ पर थीटा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। क्यों, देखिए आप ऐसा समझो, यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये यहाँ पर थीटा है, तो ये क्या कहलाता है, ये लंब कहलाता है। तो लंब का मतलब क्या है, जो थीटा के सामने वाली, थीटा के जस्ट सामने जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है। तो यहाँ पे ये थीटा, थीटा के सामने भुजा है S2n। तो S1 S2n में लंब कौन सा है, S2n, ये लंब है बट्टे इस वाली भुजा में कौन सी लंब है, ये थीटा है। देखो ये तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है इस तरीके से, यहाँ पर है S2 और यहाँ पर है M2 और यहाँ पर है P, यहाँ पे है 90 और यहाँ पे है थीटा। तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा है M2P, तो M2P, ठीक है, सॉरी MP, केवल M है, MP, यहाँ पर M, ये O वाला लिया है ना, OMP, तो OMP। तो इसमें लंब क्या है, इसमें लंब है आपका MP बराबर। S1 S2n में कर्ण कौन सा है, देखिए कर्ण आपको पता है 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा, 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी होती है, 90 अंश के जो सामने भुजा होती है उसको बोलते हैं हम क्या, कर्ण। तो यहाँ पे 90 अंश ये है, 90 अंश के सामने S1 S2 ये है कर्ण, राइट। और इसमें कर्ण कौन सा है, 90 अंश, ये 90 अंश के सामने ये वाला 90 अंश, ऊपर वाला 90 अंश में बेरी से देख लो, ये है 90 अंश के सामने, यानी कि कौन सी वाली भुजा ले रहे थे हम, OMP। तो इसके जो जस्ट सामने भुजा है OP, O और P, ये है आपका क्या है, OP है आपका कर्ण, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें तो निकालना है S2n, निकालना है S2n निकालना है। तो S2n को आगे कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा, S1 S2 बट्टे OP इंटू MP, उधर चला जाएगा MP, राइट, ये चीज हो जाएगी। अब यहां के बाद में आप ये देखिएगा S2n बराबर S1 S2 की वैल्यू कितनी है, D है। OP की वैल्यू देखो जरा ध्यान से, O से P तक की दूरी, ये जो O से P तक की जो दूरी है, आप देखो जरा ध्यान से कि ये जो दूरी O से P तक की जो हम दूरी फाइंड कर रहे हैं, वही दूरी कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे, O से P तक की दूरी और O से M की दूरी, ये जो दूरी है दोनों कैसी ली जाएंगी, समान है। समान का मतलब क्या है, क्योंकि यहां से देखो, यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही थी, यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही थी, तो यहां से जो द्वितीयक तरंगिकाएं यहां पर पहुंचेगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकल के वो यहां से यहां पर पहुंच रही है, इनके ही मध्य बिंदु O है। और यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं जल्दी देखोगे तो O से P तक की दूरी और O से M तक की दूरी दोनों बराबर आएंगी। बराबर क्यों आएंगी, क्योंकि ये द्वितीयक तरंगिकाएं जितना समय यहां से इस वाले बिंदु से यहां तक लेती है और इन दोनों के मध्य बिंदु ये है, तो यहां से जितनी दूरी यहां तक लेगी उतना ही दूरी यहां से यहां तक पहुंचने में लेती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी कैसी ली जाती है, बराबर ली जाती है, ये बराबर आती है आपकी, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां से O से OP बराबर हम क्या लेंगे, OM लेंगे, राइट। देखो एक चीज जरा समझो यहां से, इस वाले में
S1 S2 की दूरी आपको पता है, S1 S2 की दूरी कितनी है? S1 S2 की दूरी देखिएगा, यहां पर आपको पता है कि S1 S2 की दूरी कितनी है? स्मॉल डी है। MP की दूरी, M से P तक की दूरी हमारी X है, ये भी हमको पता है, लेकिन आपको O से P तक की दूरी नहीं पता, O से P तक की दूरी। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि M से P तक की जो दूरी है वो बहुत छोटी दूरी है। यदि ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म दूरी है तो हम क्या कहेंगे, ये यदि सूक्ष्म दूरी है तो ऐसा समझो कि यदि मैं यहां से ऐसे, ये थोड़ा देखने में चित्र को थोड़ा सा यहां से समझो, ये दूरी बड़ी है यहां तक की, ठीक है, ये यहां से O है और यहां से M है, और यहीं से एक बिंदु में यहां पर बना ले रहा हूं यहां पर, और यहां से मैं दूरी मापूंगा ये वाली। तो आपको पता है, यदि मैं कहने लगूं कि O से M तक की दूरी कितनी है, 100 मीटर है, तो O से, और ये मैं मान ले रहा हूं यहां पर P है, ठीक है, O से P, तो यदि यहां से O से M तक की दूरी 100 मीटर है तो O से P तक की दूरी कितनी होगी भैया? 100.0002 मीटर मान लो। तो मतलब क्या है, लगभग थोड़ी सी ज्यादा बैठेगी, तो ये थोड़ा सा ही अंतर आ रहा है। और यदि ये दूरी बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है तो ये पॉइंट जाएगा इसके पास में आ जाएगा, तो मतलब क्या है, O से M तक की दूरी लगभग, तो हम कह देंगे कि O से P तक की दूरी है O से M के लगभग कैसी है, बराबर है। तो इसलिए हम इसको लगभग बराबर मान लेंगे। क्यों मान लेंगे बराबर? क्योंकि ये जो है O व M सूक्ष्म यानी कि बिल्कुल पास में है। कैसे हैं? पास में स्थित है, पास में स्थित हैं। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये M और P कितने ज्यादा दूरी नहीं है, ये थोड़े से बहुत ही छोटी दूरी होती है, एंगस्ट्रॉम यानी पर्दे के यानी मध्य बिंदु से थोड़ी सी दूर मान लेते हैं इस बिंदु को, इसलिए दोनों पास में स्थित है। तो O P की जो दूरी है इसके लगभग बराबर रहेगी। यदि इसके बराबर रहेगी तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये तो OP बराबर OM, और OM की दूरी कितनी है, OM की दूरी कितनी, कैपिटल D आएगी। समझ में आ गई कैपिटल D क्यों आ रही है? ये दूरी यहां पे हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा, S2N बराबर S1 S2 की वैल्यू कितनी, D आ जाएगी। OP की वैल्यू कितनी, OP की वैल्यू ये आ गई कैपिटल D इंटू और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, X आ जाएगी। तो S2N की जो वैल्यू आ गई dx बट्टे कैपिटल D, ये चीज आ गई। इसी को बोलेंगे हम पथांतर। यही क्या हो जाएगा आपका, पथ में अंतर आ गया। पथ में अंतर जैसे कि मैंने समझाया था भाई, S1 से जो द्वितीयक तरंगिका निकलेगी वैसे घूमते हुए यहां पर पहुंची, S2 से जो निकली वो यहां तक पहुंची, हमने यहां से एक लंब डाल दिया, इन दोनों को बराबर कर दी, तो S1 से P तक और S2 से P तक जाने में तरंगों को, यानी यहां से यहां तक S1 से P तक जो तरंग पहुंच रही है और एक S2 से यहां तक पहुंच रही है, तो S2 से चलने वाली तरंग को कितना एक्स्ट्रा दूरी तय करनी पड़ रही है, इतनी दूरी एक्स्ट्रा तय करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से एक लंब डाल दिया तो यहां से जितनी दूरी होगी N2 से उतनी दूरी बराबर होगी। तो इन दोनों में पथ का अंतर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। यदि ये दीप्त और अदीप्त हमें यहीं से पता चलेगी तो हम इसी को एक बार अदीप्त मानेंगे, इसी को एक बार दीप्त मानेंगे। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखिए, तो भाई इतना तो समझ में आ गया आपको। पथांतर कितना आया था, पथांतर अभी इतना आया था, S2N बराबर XD बट्टे D, राइट। अब हम पहले मान लेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए और फिर अदीप्त फ्रिंज के लिए। पता है दीप्त फ्रिंज के लिए इतना लेंगे और अदीप्त फ्रिंज के लिए इतना लेंगे। चलिए कीजिए, पहले इसको बराबर बराबर लीजिए। तो मैं पहले ले रहा हूं दीप्त फ्रिंज की कंडीशन लगा रहा हूं मैं। तो कौन सी कंडीशन लगा के कर रहा हूं मैं, पहला देखिएगा, दीप्त फ्रिंज या समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या लेंगे? समपोषी व्यतिकरण के लिए आपको पता है कि ये जो S2N है इसको हम किसके बराबर रख देंगे, n लैम्डा के। n लैम्डा के S2 की वैल्यू कितनी है, XD बट्टे D बराबर n लैम्डा। तो ये चीज उधर चली जाएगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n D लैम्डा बट्टे स्मॉल d। ये तो आ गई दीप्त फ्रिंज की। दीप्त फ्रिंज की दूरी, ये दीप्त फ्रिंज की दूरी आई, यानी केंद्रीय फ्रिंज, यानी केंद्रीय फ्रिंज से
बीचों बीच में केंद्रीय फ्रिंज माना, केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज कहां पे बन रही है, यहां पर बन रही है x दूरी पर, तो ये आ गई। अब अदीप्त के लिए लेंगे हम अदीप्त यानी कि विनाशी व्यतिकरण के लिए, यानी अदीप्त फ्रिंज के लिए यानी विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो ये जो पथांतर है S2n, इसको इसके बराबर लेंगे 2n - 1 इंटू लैम्डा बट्टे 2। तो ये कितनी दूरी है, ये है आपका x d बट्टे कैपिटल D बराबर 2n - 1 साथ में लैम्डा बट्टे 2। ठीक है, ये चीज़ आएगी और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 2n - 1 d लैम्डा बट्टे 2d। ये चीज आ गई, ये चीज समझ में आ गई। ये तो ये दीप्त फ्रिंज का ये हो गया व्यंजक, दीप्त फ्रिंज का। अदीप्त फ्रिंज का ये हो गया, लेकिन हमको ये दूरी का व्यंजक नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, चौड़ाई का सूत्र चाहिए था। तो भाई हम चौड़ाई का सूत्र कैसे निकालेंगे हम, तो देखिएगा पहले हम निकाल ले रहे हैं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो देखिएगा यहां पे मानेंगे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अब आएंगे फ्रिंज की चौड़ाई के लिए कि भाई फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालेंगे हम। हमको पता चल रहा है कि भाई ये देखिएगा, आपको मैं समझा दूं ये कि यहां पर इस तरीके से बन रहा है कि ये दीप्त फ्रिंज, ये हमारी बन गई अदीप्त फ्रिंज इस तरीके से। ठीक है, फिर ये दीप्त बन गई और फिर ये अदीप्त बन गई, फिर ये दीप्त, फिर ये अदीप्त, और फिर ये दीप्त, फिर ये अदीप्त, इस तरीके से बन रही है। आप समझ जाओगे, इतने तो ही समझ जाओगे आप, राइट। अब मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास केंद्रीय फ्रिंज यहां पर है, केंद्रीय मतलब ये जो इसके बीच में यहां पर जो बनेगी इसके सामने वो केंद्रीय फ्रिंज कहलाएगी। ओके, अब केंद्रीय फ्रिंज से ये वाली यहां तक की ये एक डार्क फ्रिंज है और यहां तक की दूसरी डार्क फ्रिंज है ये वाली। तो इस डार्क फ्रिंज के बीच की जो दूरी होगी वो क्या निकलेगी, वो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकल जाएगी। और इन दोनों के ये डार्क डार्क हैं दोनों, इन दोनों डार्कों के बीच की जो दूरी होगी वो कैसी हो जाएगी, वो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम मान कर चलेंगे केंद्रीय फ्रिंज से MB और NB की दूरी। तो हम मान के चल रहे हैं, अपनी ओर से मानेंगे, माना केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से जो दूरियां हैं वो M और M+1 मान लेंगे। ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूं, माना MV दीप्त फ्रिंज की दूरी, MV दीप्त फ्रिंज की दूरी में मान ले रहा हूं XM, तो कितनी हो जाएगी, यहां पर सॉरी NV लिख दे रहा हूं, NV लिख दे रहा हूं, जब N लिया है तो मैं NV लिख दे रहा हूं, N। ठीक है, या फिर आप M लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, राइट। तो आप यहां पर M लिख दो या N लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहां पर N लिख दे रहा हूं तो N लूंगा, M लिखूंगा तो M लूंगा, तो मैं N लिख दे रहा हूं तो क्योंकि N में लिया हमने तो ज्यादा बेटर रहेगा, M लिख दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ND लैम्डा बट्टे D। ठीक है, तो ये दूरी निकाल दी। तो मानो कुछ नहीं कि NV दीप्त की दूरी, NV दीप्त फ्रिंज की दूरी, और अब N+1 V दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी हो जाएगी, मैं मान ले रहा हूं इसको XN+1। ठीक है, तब XN+1 कितना हो जाएगा, N+1 इंटू D लैम्डा बट्टे स्मॉल d। ये कहां से आ रहा है, यहां से, ये दीप्तमी फ्रिंज है ना, XN, यहां से Xमी दूरी है। तो मैं मान ले रहा हूं इस केंद्रीय फ्रिंज से ये जो NV दूरी, NV दीप्त फ्रिंज
के लिए n लगा दिया और n+1 के लिए ये लगा दिया। तो अब फ्रिंज की चौड़ाई माना ये लिख देंगे, माना फ्रिंज की चौड़ाई कैपिटल W है, तब कैपिटल W बराबर क्या आ जाएगा भाई, NV में से ये वाली घटा देंगे तो n+1 माइनस xn, तो ये आ गया n+1 का मान कितना है, n+1 इंटू डी लैम्डा बट्टे स्मॉल डी माइनस ये है n डी लैम्डा बट्टे डी, ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, देखो डी लैम्डा और डी, ये चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो डी लैम्डा बट्टे डी में कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बचेगा n+1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, n बचेगा, n से n कट जाएगा तो कैपिटल D बराबर आ गया डी लैम्डा बट्टे स्मॉल डी, ये आ गया। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई इतनी आ गई, जल्दी से कर लीजिए, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई इतनी आ गई। तो ये दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है, ये डी लैम्डा, डी क्या है कैपिटल डी, ये कैपिटल डी है, मत कुछ और समझ लो, कैपिटल डी है पर्दे के बीच की दूरी, यानी कि दोनों स्लिटों से पर्दे तक की दूरी। लैम्डा क्या है, लैम्डा है उस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, और डी क्या है, डी है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहां पे लिख देना, ये जो जहां लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है, लैम्डा क्या है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, राइट। ये मैं देख ले रहा हूँ ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ज़्यादा नीचे हो गया, दिखाई दे रहा है, ओके चलिए कोई बात नहीं है, दिखाई दे रहा है, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमारे ये तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकली है, इसी तरीके से हम निकालेंगे अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, यहाँ पर भी n+1 रखेंगे, m+1 वो जो भी, ठीक है, इस तरीके से, राइट। चलिएगा, तो हम मान के चलेंगे NV और n+1 भी अदीप्त फ्रिंज के लिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, फिर मैं आगे कराता हूँ, राइट। तो ये तो हो गया यहाँ तक का, अब आगे लेके चलते हैं, आगे करते हैं। ठीक है, इसको भी मिटा दे रहे हैं, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या चलेंगे हम, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो वही लेंगे हम NV अदीप्त फ्रिंज की दूरी xn मान लेंगे, ठीक है, xn, ये xn है तो इसको xn डैश मान लीजिए। xn डैश क्यों मान लिया हमने, क्योंकि दीप्त में भी हमने xn माना था, तो इसको मैंने चलो ये mv, इसको mv कह दे रहे हैं, mv दीप्त के लिए, ठीक है, तो इसको xm कह दे रहा हूं मैं, ज़्यादा बेटर रहेगा xm, राइट। चलिएगा, तो xm बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ पर n आ रहा है वहाँ पर मैं m रख दूंगा, 2m-1 इंटू डी लैम्डा बट्टे 2d। कुछ बच्चे घबरा रहे होंगे कि सर ये m क्यों रख दिया, n रख दीजिए, n रख दोगे तो यहाँ पे x डैश मान लेना, डैश, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे n इसी तरीके से कर दूँ, जैसे किताब में लिखी हुई है तुम्हारी, xn डैश कर दीजिए इसको, तो इसको डैश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे n लिख दीजिए, 2n-1, डैश भी ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। चलिएगा, अब n+1 v, n+1 v अदीप्त फ्रिंज की दूरी xn+1 डैश, ठीक है, मान लिया हमने। तो xn+1 ये डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या रख देंगे हम, 2n की जगह पर रख देंगे n+1 -1, फिर ये ऐसे, और इसके साथ में है डी लैम्डा बट्टे 2d। समझ में आ रही है बात, देखो ये n की जगह पर यहाँ पर एक बार n रखूंगा, एक बार n की जगह पे n+1 रखूंगा, क्योंकि nv और n+1 भी दीप्त, तो ये x डैश n+1 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2d तो नीचे है, 2n-2
-1 और साथ में है डी लैम्डा। तो ये कितना हो जाएगा, 2d नीचे आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस के 2 हैं, 2 और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो 2n-1 साथ में आ जाएगा डी लैम्डा, ये चीज़ x-n+1, ये इतना हो गया। हमें तो क्या निकालना है, हमें तो फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है। तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए हम क्या करेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अब तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस चित्र की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रिंज की चौड़ाई तो वही लिखेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर xn डैश माइनस xn प्लस डैश माइनस xn डैश, ये चीज़ ठीक है। वही काम किया हमने कि भैया इसमें से बड़ी दूरी में से छोटी दूरी घटा देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आई है, W बराबर लिख देंगे, W बराबर इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही है कितनी है, 2n-1 में से इतना गया, तो ये अरे यहाँ पे ये प्लस कर लेना भाई, यहाँ पे प्लस का आएगा, 2n + 2 में से 1 गया तो 1 प्लस का 1 बचेगा, ये चीज़, तो ये कितना आ जाएगा, 2n+1 डी लैम्डा बट्टे 2d माइनस, और xn डैश की वैल्यू कितनी है, ये रही 2n-1 डी लैम्डा बट्टे 2d, ये चीज़ आ जाएगी। तो d बराबर देखो क्या है, डी लैम्डा बट्टे 2d, डी लैम्डा बट्टे 2d कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 2n+1, यहाँ बचेगा 2n-1, ये इस तरीके से बचेगा, 2d कॉमन आ गया, डी लैम्डा कॉमन आ गया, तो ये 2n+1 माइनस 2n-1 ये चीज़ बचेगी। तो W बराबर 2d बट्टे 2n+1 माइनस 2n+1, इस तरीके से आ जाएगा, 2n से 2n कट जाएगा, तो W बराबर कितना आ जाएगा, डी लैम्डा बट्टे 2d इंटू 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो W बराबर डी लैम्डा बट्टे d, इतना आ जाएगा। और ये क्या है, ये आपका यही अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है, जहां आप लिखना चाहो लैम्डा क्या है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है यहां से, यदि ये तो वैसे हमें इसको फ्रिंज की यानी वैसे नॉर्मली यहाँ पे ऐसे केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र चाहिए था, दोनों निकाल दिए। कई पूछता है दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, और वैसे भी दिखाई जाए तो दीप्त फ्रिंज का भी इतना ही आया था, और ये अदीप्त फ्रिंज क्या आया, तो दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई लगभग कैसी रहती है, बराबर रहती हैं। तो ये है आपका डेरिवेशन, कर लीजिएगा आपको, राइट। तो ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से समझाया है मैंने, इससे ज़्यादा इजी तो कोई नहीं समझा सकता आपको। लेकिन फिर भी यदि कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है, कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, विपत्ति आपत्ति कुछ भी है, तो कमेंट कर देना। क्योंकि यार तबीयत हमारी ख़राब थी, हम बहुत हिसाब किताब से वीडियो बनाए, बहुत ही मतलब अच्छा समझा पाते, यदि और ज़्यादा बेटर रहते तो। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे का पार्ट आगे वाली वीडियो में करा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय।